तो सभी साथियों को महादेव। ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ को। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने इसे लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर लिया। ओके, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने ये जाना कि इन इलेक्ट्रिक चार्जेस को आखिर फ्लो कौन करवाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट बनेगा, सही बात। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में जान लिया। लेकिन अब सवाल ये था हमारे सामने कि आखिर इन चार्जेस को फ्लो करवाता कौन है वायर के अंदर। तो हमें जवाब मिला कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करवाने का काम जो है वो वायर के अंदर करवाता है वोल्टेज, या फिर जिसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 के अंदर। हम लोगों ने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं और वोल्टेज किसे कहते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 की। और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। तो ये जो दो टॉपिक्स हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में पढ़ रखे थे, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, अब टाइम आ गया है कि हम इन दोनों के बीच के रिलेशन को देखें। इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन बनता है, और नाम याद रखिए, इस रिलेशन को ही कहा जाता है ओम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है, इनके बीच किस तरह का रिलेशन है, इसी रिलेशन को समझा जाता है ओम्स लॉ की हेल्प से। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, चलिए इसे पहले डायग्राम से समझते हैं और डायग्राम के बाद हम डेफिनेशन पर भी आ जाएंगे। ओके, तो डायग्राम में यहां आप देख रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहां पर एक बल्ब है जो ग्लो कर रहा है। यहां पर 3 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और हम यहां पर देख रहे हैं कि इस सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स है, जो कि होना चाहिए। एक्चुअल डायरेक्शन हम इसे ही फॉलो करते हैं, यही एक कन्वेंशनल डायरेक्शन। अच्छा, अगर यहां पर मैं आपसे पूछ लूं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताओ, तो सिंपल सा जवाब होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स। ये सारी बातें हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब बात करते हैं कि इस सर्किट में अब आपको देखना क्या है। तो यहां पर मैंने बैटरी लगा रखा है 3 वोल्ट का। बैटरी और सेल से कंफ्यूज मत होइएगा, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये जो 3 वोल्ट का सेल या फिर ये जो बैटरी लगा हुआ है, वो यहां पर कुछ ना कुछ करंट सप्लाई कर रहा है सर्किट में, जिसे हम लोगों ने आई से डिनोट किया है। इस करंट की हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, हमें बैटरी का वोल्टेज तो पता होता है, बट हमें ये तो नहीं पता होता ना कि वो बैटरी सर्किट में कितना करंट देगा, तो हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो। मैं यहां सिंप्लिसिटी के लिए करंट को मान लेता हूं कि करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। आप 2 मान लो, 3 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां पर सिंप्लिसिटी के मान लिया कि करंट जो है, इस बैटरी से निकलने वाला करंट जो इस सर्किट में करंट है वो है 1 एम्पियर का। ओके, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आपके लिए, अगर मैं इस बैटरी की जगह एक और ऐसा ही सेम बैटरी ले आऊं और इसके साथ उसे अटैच कर दूं, यानी कि 3 वोल्ट का बैटरी ऑलरेडी है, एक और 3 वोल्ट का बैटरी अगर लाकर मैं यहां पर जोड़ दूं, तो आप ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, कि करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा या सेम रह जाएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 वोल्ट का बैटरी लगा है, अगर एक और सेम बैटरी 3 वोल्ट का लाकर मैं यहां पर जोड़ दूं, तो ऑब्वियसली वो 6 वोल्ट हो जाएगा मिलकर। यानी कि ये आप ऐसे समझो कि इस 3 वोल्ट के बैटरी की जगह अगर मैं यहां पर एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, तो आपको बताना है कि यहां पर करंट का वैल्यू बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, वेदर इट विल इंक्रीज, डिक्रीज और इट विल रिमेन सेम। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। मैं जान रहा हूं आप लोग बता चुके होंगे कि करंट ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा सर, डिक्रीज करने का तो बात ही नहीं है। 6 वोल्ट की बैटरी आपने लगाया है, ज्यादा ताकतवर बैटरी आपने लगाया है, तो ऑब्वियसली करंट यहां पर कुछ इंक्रीज करेगा। तो पहले अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर था, तो अब मान लेते हैं कि करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ 1 एम्पियर से इंक्रीज होकर शायद 2 एम्पियर के आसपास पहुंचा होगा। इंक्रीज ही रहा होगा, 1 एम्पियर से नीचे नहीं जाएगा, 1 एम्पियर से इंक्रीज हुआ होगा करंट का वैल्यू। तो ये तो इतना बेसिक बात है जो हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को, तो आपने ये समझा होगा कि जितना ज्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट हमारे सर्किट में फ्लो करेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर हम बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट हमारे सर्किट में इंक्रीज करने वाला है। यही सेम बात हमें ओम्स लॉ भी बताता है। ओम्स लॉ भी हमें यही सेम बात बताता है कि अगर हमारे पास बैटरी पहले 3 वोल्ट का था, तो करंट हमारे सर्किट में सपोज कि 1 एम्पियर के आसपास रहा होगा। तो अगर हमने बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाया, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, तो हमारे सर्किट में करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। दिस इज ओम्स लॉ। इतना ही सिंपल है, यही है ओम्स लॉ, बात खत्म। कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो सर्किट में करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को अगर आप घटाओगे, सपोज कि पहले 6 वोल्ट का बैटरी रहा होता, उसे हम लोग 3 वोल्ट की बैटरी में कन्वर्ट कर देते, यानी कि 3 वोल्ट की बैटरी लगा देते, तो अब करंट भी सर्किट में कम हो जाता।
वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा, वोल्टेज घटाया तो करंट भी घटेगा। सिंपल रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है वोल्टेज और करंट के बीच का। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस इज ओम्स लॉ, बात खत्म। यही है ओम्स लॉ। सिंपल सी बात है भाई, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओ करंट घटेगा। ठीक है, अगर ये बातें यहां तक समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो आई होप कि आपको ये बातें बहुत ही इजीली समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं हूं यहां पर दूसरे मेथड से बताता हूं। ये सब भूल जाओ, ये सब सारी चीजें भूल जाओ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ये सारी चीजें भूल जाओ। ओके, बस इतना सोचो, क्या हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को वाटर की तरह मान सकते हैं? बिल्कुल, मैंने बहुत बार एग्जांपल में यूज भी किया होगा ये टर्म। हम इलेक्ट्रिक करंट को वाटर के एनालॉगस मान सकते हैं। एनालॉजी है, वाटर मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वाटर का फ्लो मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसी तरीके से वाटर भी फ्लो करता है, दोनों को सेम मान लिया मैंने। ओके, तो अगर करंट को मैं वाटर का नाम दे रहा हूं तो वोल्टेज को मैं नाम दूंगा प्रेशर डिफरेंस का। ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, दोबारा समझाकर आपको बोर नहीं करूंगा। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस हमने नाम दे दिया वोल्टेज को। अब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अब छोड़ दो करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पाइप इमेजिन करो, पाइप में पानी इमेजिन करो और प्रेशर का डिफरेंस इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक पानी का पाइप है, पानी में प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए पाइप में, तभी पानी फ्लो करेगा, और पानी के अंदर पाइप है, सॉरी पाइप के अंदर पानी है। तो अब ये बताओ, प्रेशर को अगर इंक्रीज किया जाए पाइप में, प्रेशर के 2 पॉइंट्स इमेजिन कर लो, पाइप के किन्हीं 2 पॉइंट्स को ले लो और उन 2 पॉइंट्स पर प्रेशर को इंक्रीज करो, प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस नहीं रहेगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। पिछले लेक्चर्स में ये मैंने अच्छे से बताया था। तो अगर ये डिफरेंस को तुम बढ़ाओगे तो वाटर का फ्लो बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस आंसर है कि वाटर का फ्लो बढ़ेगा। जितना ज्यादा पाइप में प्रेशर रहेगा, पानी उतना तेजी से फ्लो करेगा। जितना प्रेशर को कम करते जाएंगे, वाटर का फ्लो भी कम होता जाएगा। तो ये तो समझ पा रहे हो, यही सेम बात तो हमें ओम्स लॉ भी बता रहा है। अगर आपने वोल्टेज को प्रेशर डिफरेंस की तरह माना, इलेक्ट्रिक करंट को पानी की तरह माना, तो जिस तरह से आप प्रेशर को जब बढ़ाते हो तो पानी का फ्लो बढ़ता है। जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा पाइप में उतना तेजी से वाटर फ्लो करेगा। यही सेम बात है कि जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा सर्किट में उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। वोल्टेज की वैल्यू को कम करोगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट इज ओम्स लॉ। दिस सिंपल रिलेशन इज ओम्स लॉ। ठीक है, बट इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, तो उसे तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले ही हैं, इतने पे ही खत्म नहीं करेंगे। बट इन सारी चीजों को थोड़ा सा साइड करते हैं। मुझे ये बताओ, विराट कोहली तुम्हें कैसे लगते हैं? हाँ, विराट कोहली, सही सुना। मैं भी क्या पूछ रहा हूं, अच्छे ही लगते होंगे, सबके फेवरेट क्रिकेटर है। अच्छा, बट जो स्टूडेंट्स क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है क्रिकेट के बारे में, उन्हें मैं थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। तो विराट कोहली ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पास वनडे मैचेस के अंदर, वनडे इंटरनेशनल आप समझते होंगे, वनडे मैचेस के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, 50 सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, वनडे इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं। ओके, इतना ही नहीं, विराट कोहली वो प्लेयर है जिनके पास ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल्स के अंदर सबसे फास्टेस्ट 10,000 रन कंप्लीट करने का भी रिकॉर्ड है। सबसे तेजी से 10,000 रन कंप्लीट करने का भी रिकॉर्ड विराट कोहली के पास ही है। इवन किसी भी वर्ल्ड कप के एडिशन में, ठीक है, किसी भी वर्ल्ड कप के एडिशन में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली जी के पास ही है। 2023 के वर्ल्ड कप में इन्होंने अकेले 765 रन स्कोर किए थे। बहुत बड़ी बात है, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उन्हें यह पता होगा कि कितनी बड़ी बात है। 765 रन अकेले इस बंदे ने बनाया था 2023 के वर्ल्ड कप में, जो कि एक रिकॉर्ड है। खैर, ये सारी बातें मुझे नहीं बतानी थी, मुझे तो ये बताना था कि कल था 5 नवंबर, कल 5 नवंबर था, और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जब बात कर रहा था तो बातों ही बातों में मुझे ये पता चला, वैसे कल विराट कोहली जी का बर्थडे था इसलिए हम लोग ये बातें भी कर रहे थे, बातों ही बातों में मुझे ये पता चला कि विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 270 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ओ माय गॉड, ये जानकारी मुझे पहले से नहीं थी। 270 मिलियन फॉलोअर्स, अगर करोड़ में बताओ तो ये 27 करोड़ है। भाई साहब, पाकिस्तान के पूरे पॉपुलेशन से ज्यादा इस बंदे के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी इसके इनके फॉलोअर्स हैं। एज ऑफ करंट की मैं बात कर रहा हूं कि 27 करोड़ फॉलोअर्स हैं। अमेजिंग, ये जानकारी मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। 270 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम है। विराट कोहली से आगे निकलते हैं, चलते हैं ओम्स लॉ को और डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर।
तो ओम्स लॉ के डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें आज एक ऐसा सीक्रेट बताता हूं, जिस सीक्रेट को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स तुम सिक्योर करते होगे उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो पहले तुम्हारा जो भी परफॉर्मेंस रहा हो एग्जाम में, अगर तुम उसे बढ़ाना चाहते हो तो इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसे टॉपर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, और इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% स्कोर किए थे। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी, क्या है ये गुरु मंत्र, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। तो ये मंत्र कुछ ऐसा है कि किसी भी बड़े आंसर को, किसी भी इंपॉर्टेंट आंसर को या डेफिनेशन को याद करने से पहले, डायरेक्टली उस आंसर को रटने से पहले, तुम्हें उस आंसर के अंदर, तुम्हें उस डेफिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि उस आंसर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, उन्हें तुम्हें हाईलाइट करना है पहले। तो इस डेफिनेशन को हम समझेंगे, ओम्स लॉ के डेफिनेशन को हम बिल्कुल रीड करेंगे, लेकिन इसे रीड करने से पहले चलो जरा देखते हैं कि इस डेफिनेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस डेफिनेशन को अगर हम ऊपर ऊपर देखें तो इसमें पहला पॉइंट हमें यह दिख रहा है कि करंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस या जिसे वोल्टेज भी कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म लग रहा है। ओके, आगे रीड करते हैं तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट टर्म लग रहा है। अगला है डायमेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, डायमेंशन का मतलब भी समझा देता हूं। तो डायमेंशन ऑफ वायर का मतलब है कि वायर का लेंथ कैसा है, वायर का लेंथ कितना है, वायर का एरिया कितना है। डायमेंशन का ये मतलब है, लेंथ एंड एरिया, इसे सिंपली डायमेंशन कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इस आंसर के अंदर, कांस्टेंट। तो मैंने इस आंसर को याद करने से पहले, इवन इसे रीड करने से भी पहले, मैंने इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट कर दिए। इससे क्या फायदा होगा सर? बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब तुम अगर इस डेफिनेशन को याद करो तो हो सकता है कि तुम्हारी इंग्लिश वीक हो, तुम टूटी फूटी इंग्लिश में अपने डेफिनेशंस बनाते हो, बट एग्जाम में जाकर अगर तुमने ये सारे 1 2 3 4 5, अगर तुमने इन पांचों टर्म्स को यूज किया अपने डेफिनेशन में, तो मैं गारंटी के साथ मैं दावा करता हूं कि तुम्हारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर तुम, हो सकता है कि ओम्स लॉ, कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के प्रेशर में हम चीजों को भूल जाते हैं, जो चीजें हमें याद होती हैं हम उन्हें भी भूल जाते हैं। तो आपको कभी भी इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं याद करना है, पूरा का पूरा डेफिनेशन नहीं याद करना है, लंबा सा आंसर नहीं याद करना है। उस आंसर के हाईलाइटेड पॉइंट्स को पहले अंडरलाइन जरूर करो, क्योंकि अगर वो अंडरलाइन रहेगा तो वो तुम्हें इजीली विजिबल होगा। जो विजिबल होगा वही याद भी होगा, ठीक है। तो वो आंखों के सामने हमेशा तुम्हारे आ जाएगा। जब भी तुम ओम्स लॉ का डेफिनेशन रीड करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, अच्छा, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, डायमेंशन, टेम्परेचर एंड कांस्टेंट, ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस डेफिनेशन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से समझना और फॉलो करना। तो अब इससे होगा क्या कि जब भी तुम अपना आंसर लिख रहे होगे, ओम्स लॉ को तुम रिवाइज कर रहे होगे, जो भी चीजें कर रहे होगे, तो तुम इन 5 टर्म्स को जरूर मेंशन करोगे। तुम्हारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट थोड़ा आगे पीछे भी हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने इन टर्म्स को ही मेंशन नहीं किया, अगर किसी बच्चे को पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं याद है, अगर वो अपने आंसर में पोटेंशियल डिफरेंस या करंट ही ना मेंशन करे, तो उसका आंसर, भले ही उसका इंग्लिश कितना अच्छा हो, उसने सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया हो, लेकिन उसे नंबर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साइंस है। आपको यहाँ पर इंग्लिश का अपना टैलेंट नहीं शो करना होता है कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है, आपको ये दिखाना होता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज कितना है। तो नॉलेज इंग्लिश से साबित नहीं होगा, नॉलेज इस चीज से साबित होगा कि आप उस डेफिनेशन के रिगार्डिंग सारी बातों को लिख कर आओ। तो इस डेफिनेशन, अगर मैं ओम्स लॉ के डेफिनेशन की बात करूं, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर, डायमेंशंस, कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर इसे आपने आंसर में लिखा तो गारंटी से आपको मार्क्स मिलने वाला है। अगर आपने इनमें से किसी भी टर्म को स्किप किया तो आपको गारंटी से नंबर कट जाएगा, इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो। तो ये एक सीक्रेट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, इसे फॉलो करना, मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। अगर हुआ तो मुझे आकर जरूर बताना, तुम्हें इसका अगर फायदा हुआ तो। खैर, अब इस डेफिनेशन को हम रीड करते हैं, ठीक है, समझते हैं डेफिनेशन क्या कहते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब वायर, ठीक है, कंडक्टर को ही वायर कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यहीं तक पढ़ो, केवल आगे नहीं चलते, केवल यहां तक हम समझते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहां का पोटेंशियल डिफरेंस? अक्रॉस इट्स एंड। अक्रॉस इट्स एंड का मतलब है कि सपोज ये वायर है, इस वायर के अंदर हम लोग समझते हैं ओम्स लॉ को, तो ये वायर है, इस वायर के अराउंड, इस वायर के एंड्स पर कुछ ना कुछ वोल्टेज हम लगाएंगे, इसे ही कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। जो वायर के एंड्स पर हम वोल्टेज लगाते हैं उसे ही लिखा गया है इंग्लिश में, ठीक है। तो हमसे ओम्स लॉ में ये बताया गया, ओम्स लॉ के डेफिनेशन में हमें ये कहा गया है कि ये जो इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और इस वायर में फ्लो होने वाला करंट है, इस वायर के अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, उसे हम आई कह देते हैं। ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है? दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी प्रोपोर्शनल टू आई। यही सेम बात ऊपर लिखी हुई है।
करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल होता है प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, सर वहां आई पहले लिखा गया आपने पीछे लिख दिया, क्या ही फर्क है यार, डायरेक्ट रिलेशन है। एक को बढ़ाओ दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाओ दूसरा घटेगा, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। किसी एक को तकलीफ तो दूसरे को भी तकलीफ होगी, एक को फायदा तो दूसरे को फायदा, तो आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है। वी प्रोपोर्शनल आई कहो या आई प्रोपोर्शनल वी कहो, दोनों का सेम मतलब है। ओके, तो यही सेम बात है ओम्स लॉ की। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने इसे समझा भी था, यही सेम बात यहां पे भी लिखा हुआ है। बट अगर तुमने डेफिनेशन यहां तक लिखकर आ गए, अगर तुमने केवल यहां तक डेफिनेशन लिखकर छोड़ दिया एग्जामिनेशन में, तो भी तुम्हारा नंबर पक्का कटेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स तो तुम अभी भी छोड़ रहे हो। तो स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं आगे क्या बताया गया है। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू i है या i प्रोपोर्शनल टू v कहो, जो अच्छा लगे तुम्हें कहने में तुम उसे उस तरीके से कहो, ठीक है। लेकिन आगे एक शर्त लगा दी गई है, डेफिनेशन ऐसे नहीं है, डेफिनेशन में एक कंडीशन लगा दिया गया, एक शर्त रखा गया है। शर्त क्या है? व्हेन टेम्परेचर एंड डायमेंशंस ऑफ द वायर इज केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब होता है ऐसा कुछ जो चेंज ना हो रहा हो, जो फिक्स्ड हो। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड। तो दो चीजें अगर फिक्स्ड है, टेम्परेचर और डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब लेंथ भी आ गया और एरिया भी आ गया। डायमेंशन के अंदर दो चीजें आ गई, वायर का लेंथ और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस। मान लो वायर कितना मोटा है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या जिसे थिकनेस भी समझो। तो वायर का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और अगर डायमेंशन कांस्टेंट, तब जाकर ये ओम्स लॉ वैलिड है। वेन लिखा है अगर ये कंडीशन अप्लाइड है, अगर टेम्परेचर एंड डायमेंशन कांस्टेंट है, तब v प्रोपोर्शनल टू i होगा। लेकिन अगर सर नहीं कांस्टेंट हुआ तो नहीं होगा, सिंपल सी बात। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड नहीं है, टेम्परेचर और डायमेंशन कांस्टेंट नहीं है, तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है भाई। ओम्स लॉ के कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, अगर आप उन शर्तों को मानोगे, उन कंडीशंस को फुलफिल करोगे, तब तो आप इस लॉ को यूज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये लॉ हर जगह अप्लाइड नहीं होता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। ओके, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। सो ये है ओम्स लॉ। इसे मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, देखो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने ये समझा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के, और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये समझा कि ये तब प्रोपोर्शनल होता है जब दो कंडीशंस हो। कंडीशंस क्या हो? टेम्परेचर और डायमेंशन कांस्टेंट हो। अगर तुमने इस तरीके से डेफिनेशन को समझा, ब्रेक करके समझा, तो कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी आंसर हो, आई कैन गारंटी कि पहले से अगर तुम्हारे जो भी मार्क्स आ रहे होंगे एग्जामिनेशन में, उसमें पक्का कुछ ना कुछ इंक्रीज ही तुम देखोगे। तो चीजों को ब्रेक करके पढ़ने की आदत अब डालो। ओके, तो इस डेफिनेशन को हम लोगों ने दो पॉइंट्स में ब्रेक किया। पहला पॉइंट हम लोगों ने ये जाना कि v प्रोपोर्शनल टू i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इसे ऐसे कह दो i प्रोपोर्शनल टू v, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सेकेंड बात हमने ये जाना कि पहला वाला कंडीशन ही ओम्स लॉ है, लेकिन ये कंडीशन तब फुलफिल होगा जब सेकेंड कंडीशन अप्लाइड होगा। और सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है कि टेम्परेचर एंड डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस लिख देता हूं यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए, थिकनेस ऑफ वायर इज कांस्टेंट। तो इस तरीके से अगर तुमने डेफिनेशंस को याद करना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा होगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये तो तुम याद करोगे, ऑब्वियसली ये तुम्हें याद करना है, बट ये क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल है कि तुमने उसे इस तरीके से ब्रेक करके याद रखा। अगर चलो अब आगे चलते हैं, हम इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस पूरे स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, v प्रोपोर्शनल टू i। ऊपर भी मैंने लिख रखा है, v प्रोपोर्शनल i बोलो, i प्रोपोर्शनल v बोलो, एक ही चीज है। तो v प्रोपोर्शनल i, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मैथमेटिकली हम क्या करते हैं? कांस्टेंट लेकर आते हैं। जानते हो कि पहले से ही 9th क्लास की बातें हैं। तो अगर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया और इसे हटाकर इक्वल टू लगाया, तो इसे लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा, और उस कांस्टेंट का नाम है यहां पर r। दैट कांस्टेंट इज r। तो v इज इक्वल टू IR। यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज ओम्स लॉ। यही है ओम्स लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसे मत भूलना, क्योंकि आगे तुम इस चैप्टर में जो भी चीजें पढ़ो, ठीक है, वो सब
सभी चीजें रिलेटेड है ओम्स लॉ से। तो इसलिए इस पूरे चैप्टर का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ओम्स लॉ। आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में ओम्स लॉ का ही डिस्कशन होगा, सारी चीजें रिलेटेड है ओम्स लॉ से, तो इसे मत भूलना, ओम्स लॉ को, स्टेटमेंट को मत भूलना। इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम दे रहा हूं, इसे तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूं। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीजें मैंने तुम्हें ब्रेक करके समझा दी। ओके, यहां पर V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंप्लिसिटी के लिए वोल्टेज, I का मतलब है करंट, और R को नाम दिया जाता है, R इज रेजिस्टेंस। सर ये कौन सी नई चिड़िया है? इस चिड़िया का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसे मैं बचा कर रखूंगा अगले लेक्चर के अंदर। इसके बारे में जितना कुछ जानना चाहते हो, जो डिटेल, सारी चीजें तुम्हें अगले लेक्चर में पता चल जाएंगी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, बहुत सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इसे छोड़ दो, अभी तुम केवल नाम याद रखो कि R एक कांस्टेंट था, और इस कांस्टेंट का अगर नाम पूछा जाए तो R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी बातें याद रख सकते हो। दिस इज योर ओम्स लॉ। अब हो सकता है कई बार एग्जामिनेशन के प्रेशर में या तुम्हारे मिस्टेक के कारण तुम जाकर चीजों को एग्जामिनेशन में भूल जाते हो, ठीक है। बट अगर तुम ओम्स लॉ को भूल गए तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में तुम्हें ज्यादा ही सफर करना पड़ सकता है। तो इसलिए केवल इस वजह से मैं यहां पर तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं कि अगर तुम गलती से भी भूलना चाहो तो भी ना भूल सको ओम्स लॉ को। ट्रिक ये है कि तुम्हें याद कर लेना है विराट जी को, विराट कोहली को। इन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कई सारे रिकॉर्ड्स मैंने तुम्हें बताए। विराट कोहली नाम मत भूलना। तो यहां से तुम्हारा फायदा ये होगा कि इसको अगर तुम ब्रेक करो तो यहां से फॉर्मूला बन रहा है V इज इक्वल टू आई आर। देखो, चेक करो, V इज इक्वल टू आई आर। अगर तुम गलती से भी फॉर्मूला भूल गए, रिलेशन भूल गए, तो तुम्हें याद आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर ही हमारा फॉर्मूला है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन में, ये कंफ्यूजन होना बहुत बड़ी चीज नहीं है। कई स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है I इज इक्वल टू वी आर लिख देते हैं, बहुत सारी चीजों को गड़बड़ करके लिख देते हैं। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो जाए, इसलिए तुम याद रखना विराट कोहली जी का नाम। और अगर ये नाम याद है तो V इज इक्वल टू आई आर, बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है। V इज इक्वल टू आई आर, एटी का कोई मतलब नहीं है, उतना समझ जाओगे। एग्जामिनेशन में एक छोटा सा हिंट भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। विराट कोहली जी का नाम ओम्स लॉ में ऊपर लिख दो क्या? चलो यहां लिख देता हूं। विराट भाई के लिए दिया गया था ओम्स लॉ, चीकू भैया। ओके, तो ये सारी डिस्कशन हो गई। आ जाते हैं, हम डिस्कशन करते हैं कि इस लॉ के कुछ कंक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं। करंट के बारे में हम लोगों ने इस लॉ से क्या समझा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करूं थोड़ा सा, तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये R गया और V के नीचे आ गया। बेसिक सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाई R फ्रॉम ओम्स लॉ। कंक्लूजन यहां से ये निकल रहा है, डायरेक्टली देखो, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ये बात तो खैर हम ऊपर भी जानते हैं पहले से ही कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। लेकिन करंट और रेजिस्टेंस के बीच अगर रिलेशन देखा जाए तो यहां से पता चल रहा है कि करंट न्यूमरेटर में है, रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, इनके बीच इनवर्स का रिलेशन है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इन बातों को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा। सॉरी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का मतलब तुम समझते हो। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का मतलब है कि अगर तुमने वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, वोल्टेज को लेट्स से कि तुमने 2 टाइम्स कर दिया वोल्टेज को, तो करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। वोल्टेज को अगर तुमने 5 टाइम्स कर दिया तो करंट भी 5 टाइम्स हो जाएगा। वोल्टेज को तुमने 10 टाइम्स कर दिया तो करंट भी 10 टाइम्स हो जाएगा। जितना टाइम्स वोल्टेज को बढ़ाओगे उतना टाइम्स करंट भी बढ़ेगा। दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। और इसी तरीके से अगर तुमने वोल्टेज को घटाया, लेट सपोज तुमने वोल्टेज को हाफ कर दिया, V/2 कर दिया, तो करंट भी 1/2 हो जाए, I/2 हो जाएगा। वोल्टेज को अगर तुमने 1/4 कर दिया, V/4 कर दिया, तो करंट भी I/4 हो जाएगा, करंट का भी 1/4 हो जाएगा। तो जितना टाइम वोल्टेज को तुम घटाओगे बढ़ाओगे उतना ही टाइम करंट भी बढ़ेगा या घटेगा। दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसे भी समझ लो। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, यहां लिखता हूं, ठीक है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यानी कि R। इसका ये मतलब है कि अगर तुमने रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया तो करंट हाफ टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इस बार इनवर्स का रिलेशन है। अगर इसे डबल करोगे तो वो आधा हो जाएगा। अगर इसे सपोज कि तुमने 4 टाइम्स कर दिया, करंट को रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया, तो करंट 1/4 हो जाएगा।
अगर रेजिस्टेंस को तुमने कर दिया 3 टाइम्स तो करंट 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स का रिलेशन है। तुम रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे करंट घटेगा, रेजिस्टेंस को तुम बढ़ाओगे करंट घटेगा, उल्टा चल रहा है ना, इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन है। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर तुमने रेजिस्टेंस को घटा दिया, सपोज रेजिस्टेंस को तुमने हाफ कर दिया, तो करंट बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस, अब यहां से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि करंट को रोकता है। वोल्टेज करंट को बढ़ाता है जिस तरीके से, रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि करंट को रोकने का काम करता है। क्यों? रिलेशन से समझो ना, अगर तुमने रेजिस्टेंस को ट्वाइस किया, डबल किया, तो करंट हाफ हो गया, यानी कि करंट को रोका रेजिस्टेंस ने। अगर तुमने रेजिस्टेंस को और बढ़ाया, 4 टाइम्स किया, तो करंट और कम हो गया, 1/4 हो गया। लेकिन अगर तुमने रेजिस्टेंस को घटाया, हाफ कर दिया रेजिस्टेंस को, तो करंट डबल हो रहा है। तो इससे आइडिया लग सकता है हमें, इससे आइडिया आप लगा सकते हो दैट रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर करंट को रोकने का काम करता है। तो ये सारी बातें थी जो कि हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में। अब देखो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें ओम्स लॉ में यहां तक बताकर छोड़ सकता हूं, लेकिन कुछ ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें जानना जरूर चाहिए। ठीक है, तो अगली स्लाइड में मैं तुम्हें ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि शायद ही तुम्हें किसी बुक में भी लिखा हुआ मिले। ऑब्वियसली इस तरह से डायरेक्ट वे में तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सारी चीजें तो नहीं मिलेंगी। तो तुम मेरे से पढ़ने आए हो तो तुम्हारा कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए। तो चलते हैं अगले स्लाइड में डिस्कशन करते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट के पॉइंट्स को। सो चलो अब रीड करते हैं नोट के पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट ये है, ओम्स लॉ इज मेनली एप्लीकेबल टू कंडक्टर्स, यानी कि ओम्स लॉ मेनली हम यूज कर सकते हैं कंडक्टर्स के केस में। इसका आप ये भी मतलब निकाल सकते हो कि कंडक्टर्स के अलावा जो अदर मटेरियल्स हैं लाइक सेमीकंडक्टर्स। सर सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? सेमीकंडक्टर उन मटेरियल्स को कहा जाता है जिनके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की और थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की। कंडक्टर्स, एक बार सारी चीजें समझ लो। कंडक्टर्स वैसे मटेरियल्स जो कि करंट को इजीली फ्लो करने देते हैं, खुद से उनसे करंट इजीली फ्लो कर सकता है, वो कहलाएंगे कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल मेटल्स। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि खुद से करंट को फ्लो करना अलाउ नहीं करते हैं, उनसे करंट फ्लो नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल वुड या पेपर। और सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे करंट थोड़ा बहुत फ्लो कर सकता है, इनके अंदर थोड़ी सी कंडक्टर की प्रॉपर्टी और थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर्स की। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि ओम्स लॉ, ये जो लॉ है, ये मेनली एप्लीकेबल है, ज्यादातर केसेस में हम इसे यूज करते हैं कंडक्टर्स के केस में। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के कुछ स्पेसिफिक केसेस को अगर छोड़ दिया जाए, समझ रहे हो, कुछ स्पेसिफिक केसेस को, तो बाकी केसेस के लिए कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, यहां पर हम ओम्स लॉ को यूज नहीं कर सकते। तो याद क्या रखना, आप याद ये रखना कि ओम्स लॉ को मेनली बनाया गया है कंडक्टर्स के लिए, मेनली ये कंडक्टर्स के लिए यूज होता है। और जनरल वे में, जनरल सेंस में, ज्यादातर केसेस में सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए ओम्स लॉ यूजफुल नहीं है, हम वहां पर ओम्स लॉ को यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो आप डायरेक्टली उसमें जाकर ओम्स लॉ को यूज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर पहला पॉइंट? ओके। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। याद कीजिए क्लास 9th आपने न्यूटन के 3 लॉस पढ़े, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, तो ये सब यूनिवर्सल लॉस थे। क्यों यूनिवर्सल लॉस थे? एग्जांपल से समझिए। सपोज आपके सामने कोई भी दो बॉडीज आ जाए, दो प्लैनेट्स आ जाए बड़े बड़े, लगा दो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक साइकिल और एक बस आ जाए, लगा दो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक मक्खी और एक मच्छर आ जाए, लगा दो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सोचना नहीं है, दो बॉडीज है, दोनों के पास मास है, लगा देना है हमें न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक इसी तरीके से कहीं आपको अगर फोर्स दिख रहा है तो आप न्यूटन का सेकंड लॉ या थर्ड लॉ यूज कर सकते हो, एक्शन रिएक्शन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सारी बातें। लेकिन अगर आपको कहीं पर कंडक्टर दिख जाए तो आप डायरेक्टली वहां पर जाकर ओम्स लॉ मत लगाना। ओम्स लॉ वहां पर लगाने से पहले हमें कुछ बातों को सोचना होगा, जैसे कि क्या उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या उस कंडक्टर का लेंथ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। अगर ये चीजें कांस्टेंट है फिर तो आप लगाओ ओम्स लॉ, वरना मत लगाओ ओम्स लॉ, वहां ओम्स लॉ नहीं अप्लाई होगा। तो ये है यूनिवर्सल लॉ न होने का मतलब। ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है तो आपको चेक करना होगा, कुछ कंडीशंस देखने होंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या बाकी यूनिवर्सल लॉज लगाने से पहले आपको बहुत सारे कंडीशंस नहीं देखने होंगे। जो रिक्वायरमेंट्स है, दो मासेस हैं, लगा दो।
लेकिन ओम्स लॉ के अगर आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाए, करंट मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, फिर भी आप ओम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते जब तक उसके कंडीशंस फुलफिल ना हो जाए। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट ना हो, लेंथ कांस्टेंट ना हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट ना हो, तो मत लगाओ ओम्स लॉ। यही कहता है ये वाला पॉइंट, यूनिवर्सल लॉ ना होने का यही मतलब है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को रीड करें, चलो करते हैं। द वैल्यू ऑफ आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस, इज कांस्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट इस कांस्टेंट का बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। क्यों गलत मतलब निकालते हैं, आगे रीड करते हैं। ओनली व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ द वायर रिमेन अनचेंज्ड। देखो बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि आर एक कांस्टेंट तो है, यस आर इज अ कांस्टेंट, ये बात मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये बात लिख भी दिया। बट ओनली व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स जैसे कि डायमेंशन, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीजें रिमेन अनचेंज्ड। आर कांस्टेंट है, लेकिन तभी कांस्टेंट है जब टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स, बाकी जितने भी फैक्टर्स, जितने भी नेसेसरी कंडीशंस हैं, अगर वो सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, केवल तभी आर कांस्टेंट है, वरना आर कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी? यस, चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करो, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने का मतलब चेंज हो गया, चेंज हुआ तो इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं रह गया। कांस्टेंट तब है जब ये सारे कंडीशंस चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर ये कंडीशंस चेंज होने लगेंगे तो आर भी चेंज होने लगेगा। ये क्या बात हुई सर, कांस्टेंट का मतलब तो अनचेंज्ड होना चाहिए, जो चेंज ना करे, जो फिक्स हो, उसे कांस्टेंट हम कहते हैं। ठीक है, आपकी बात भी सही है। आपने क्लास 9th में न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, वहां पर कांस्टेंट था कैपिटल जी। कैपिटल जी का वैल्यू आपने याद किया होगा 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वो यूनिट होता है, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू तो बिल्कुल चेंज नहीं होती। आप कोई भी क्वेश्चन लगाओ, कहीं पर भी आप मैथमेटिक्स यूज करो, कैपिटल जी का यही सेम वैल्यू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चेंज नहीं होता। लेकिन हर जगह कांस्टेंट का ये मतलब नहीं है कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि इस केस में हमारा जो कांस्टेंट है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला कांस्टेंट है। तो आप ये बात समझना कि फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट भी दो तरीके के हैं, एक जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा और एक जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो सर जब अगर ये कांस्टेंट चेंज ही कर सकता है तो फिर इसे आपने कांस्टेंट क्यों नाम दिया है? ये फिर कांस्टेंट हुआ कैसे? देखो, ये कांस्टेंट इस तरीके से कहा गया है, ये कांस्टेंट है बट विथ रिस्पेक्ट टू वी एंड आई है। आई और वी के वैल्यू के रिस्पेक्ट में है, आई और वी के टर्म्स में ये कांस्टेंट है। एग्जांपल से समझो, सपोज अगर वी की वैल्यू है लेट्स से 3 वोल्ट्स, ठीक है, और करंट का भी कुछ वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स से 2 एम्पियर्स, कुछ भी तो मानना ही है ना, 2 एम्पियर्स मान लेते हैं। अच्छा, वी और आई का रेशियो निकालो, वी और आई का रेशियो हमें रेजिस्टेंस दे देगा। कैसे दे देगा सर? अरे यार, ओम्स लॉ भी तो पढ़ा, विराट कोहली, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। अगर यहां से मैं आर की वैल्यू लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ना, आई इज इक्वल टू आर इक्वल टू वी बाई आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, विराट कोहली। ठीक है, तो यहां से मैं बात कर रहा हूं वी और आई की रेशियो लेने की। इस केस में अगर रेशियो लिया जाए तो ये रेशियो है 3/2 यानी कि 1.5। आर का वैल्यू आ गया 1.5। तो इसे अगर मैं कांस्टेंट कह रहा हूं, इसका ये मतलब है कि अगर इस वायर के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, सपोज कि अब मैंने वोल्टेज को कर दिया लेट्स से 6 वोल्ट, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में करंट भी चेंज होगा। ओके, करंट इस हिसाब से चेंज होगा कि वापस से हमें ये रेशियो 1.5 ही वैल्यू देगा, वापस से आर की वैल्यू 1.5 ही आएगी। ठीक है, इस वजह से आर को कांस्टेंट कहा जा रहा है। अगर सेकंड केस में, इस केस में आर की वैल्यू फाइंड करूं तो ये है 6/4, ये वापस से हमें 1.5 ही वैल्यू देगा। अब समझे, कांस्टेंट है, वी और आई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बट तभी तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स को चेंज ना किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे अगला पॉइंट इससे से मिलता जुलता है, बट इसे भी मैंने सेपरेट करके लिख दिया क्योंकि बहुत बच्चों को ये भी लगता है, वो कमेंट करके बताते हैं कि मटेरियल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। वही बात है, वो सोच लेते हैं कि आर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। नहीं मेरे भाई, इस पॉइंट को रीड करो। डिफरेंट मटेरियल्स, मटेरियल्स मतलब क्या, कुछ भी मान लो, जैसे मेटल्स का एग्जांपल लिख लेता हूं, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ठीक है, और क्या, कॉपर, आयरन, अलग अलग मटेरियल्स हो गए ना ये सारे मटेरियल्स। इन सारे मटेरियल्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, अलग अलग वैल्यू होगी। आर सेम नहीं होता है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। ठीक है, तो ये बात एक्सेप्ट कर लो, इसे मान लो, अलग अलग मटेरियल्स के लिए आर की अलग अलग वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, इसे तो हम
सेकेंड लेक्चर में और दोबारा से पढ़ने भी वाले हैं, बट फिलहाल के लिए भी ये बात याद रखो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मटेरियल्स पर डिपेंड करती है। अगर आप मटेरियल को चेंज करोगे, आपके पास सपोज सिल्वर है तो अलग वैल्यू होगा, गोल्ड है तो अलग वैल्यू, एल्यूमिनियम के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, ये बात है। तो अब हम अगले स्लाइड में चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ का ग्राफ, क्योंकि ग्राफ पर भी बेस्ड कई बार क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछा गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लेना, ठीक है। सो चलो अब समझते हैं ओम्स लॉ के ग्राफ को। तो ओम्स लॉ के ग्राफ को भी दो तरीकों से ड्रॉ किया जा सकता है। अब यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो किसी एक टाइप के ओम्स लॉ के ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं, बट एग्जाम में अगर दूसरे टाइप का ग्राफ आ गया तो फिर वो वहां जाकर गलती कर देंगे। फिर उनके मन में डाउट आएगा कि इतना पढ़ने के बाद भी नंबर क्यों नहीं आता। तो भाई कहां से आएगा नंबर, आधा अधूरा पढ़ाई करोगे तो नंबर तो कटेगा ही। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाई करते हैं, दोनों ही टाइप से ओम्स लॉ के ग्राफ को समझते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस करते हैं, ताकि तुम्हारा जो भी डाउट या कंफ्यूजन रहेगा वो सब यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ को समझने से पहले हम जरा समझते हैं इस टर्म को, जो कि है स्लोप। शायद आपने इस टर्म को पहले भी सुन रखा है। अच्छा, स्लोप के बारे में कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हें क्लास 11th के फिजिक्स में दी जाएगी। जैसे ही 11th की फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट होगी तो पहले चैप्टर के अंदर ही तुम्हें स्लोप के बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा। फिलहाल जो तुम्हारे काम लायक इंफॉर्मेशन है वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो स्लोप ग्राफ में हम स्लोप को एम लेटर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। स्लोप कहो या फिर एम लेटर से उसे डिनोट कर दो, दोनों सेम ही बातें हैं। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू भी ग्राफ में हमें स्लोप का ही वैल्यू देता है। और अगर ग्राफ में हमें दो पॉइंट्स पता हो, ठीक है, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो, लेट्स से पॉइंट 1 को कुछ मान लेते हैं हम लोग, लेट्स से 3,3 एक पॉइंट है, ठीक है। ऐसा ही एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं पॉइंट 2, और इसे हम मान लेते हैं 5,7, ठीक है। तो दो पॉइंट्स मैंने मान लिए, ठीक है। अब अगर ये दो पॉइंट्स तुम्हें ग्राफ में नोन है तो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से और इस फॉर्मूला की हेल्प से तुम ग्राफ का स्लोप फाइंड कर सकते हो। कैसे, यहां देखो। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करें, जो कि हमें ये बताता है स्लोप विच इज m y2 माइनस y1, यानी कि 7 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, सो 5 माइनस 3। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये आया 4 अपॉन 2। तो यहां पर हमारा स्लोप है 2, ठीक। तो इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो आएगा 2। इसे हमने कैसे फाइंड किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब ग्राफ में हमें दो पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया तो तुम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी स्लोप को फाइंड कर सकते हो। अच्छा, तो सबसे सिंपलेस्ट वाला है जो कि तुम्हें याद रखना चाहिए, वो है ये स्लोप को फाइंड करने का ये वाला मेथड। इसमें सिंपली ये करना है कि y एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी गिवन हो उसे डिवाइड कर देंगे हम x एक्सिस पर गिवन क्वांटिटी से। इसका क्या मतलब हुआ सर, चलो समझो। तो सपोज कि अगर हमारे सामने एक ग्राफ ऐसा हो जिसमें y एक्सिस पर हम मान लेते हैं कि हमें गिवन था डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये ग्राफ तुमने 9th में पढ़ रखा है। तो y एक्सिस पर सपोज डिस्प्लेसमेंट गिवन है और x एक्सिस पर गिवन है टाइम। और इस ग्राफ का अगर स्लोप तुमसे पूछा जाए तो तुम सिंपली y एक्सिस पर प्रेजेंट क्वांटिटी को, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दोगे x एक्सिस पर प्रेजेंट क्वांटिटी से, यानी कि टाइम से। तो इस ग्राफ में स्लोप m इज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का जो स्लोप निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा वेलोसिटी। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है या रूल, जो भी कहो इसे याद रखना कि y एक्सिस के क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर दें x एक्सिस के क्वांटिटी से तो हमें ग्राफ का स्लोप मिल जाता है। ऑलराइट, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली रिगार्डिंग स्लोप। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हें क्लास 11th में मिलेगा स्लोप के बारे में। अभी तक यही सारी बातें तुम्हारे काम लायक की थी, ओके। अब हम चलते हैं इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो इस ग्राफ में खास बात क्या है वो पहले ध्यान दो। तो इस ग्राफ में खास ये है कि यहां पर हमने y एक्सिस पर वोल्टेज को ड्रॉ किया है। तो y एक्सिस ये रहा y एक्सिस, और y एक्सिस पर हमने यहां पर वोल्टेज शो किया है इस ग्राफ में, जबकि इस ग्राफ के x एक्सिस पर हमने करंट को शो किया है। तो ये रहा x एक्सिस और इस पर हमने करंट को शो किया है। तो इस तरह से जो ओम्स लॉ का ग्राफ बना उसे हम कहेंगे VI ग्राफ। VI ग्राफ के अंदर V y एक्सिस पर है और I x एक्सिस पर है, ठीक है, ओके। तो जस्ट हमने सीखा ग्राफ का स्लोप फाइंड करना, तो इस ग्राफ का हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप के लिए हम लिखेंगे m विच इज इक्वल टू स्लोप, m लिखो स्लोप लिखो एक ही बात है। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है y एक्सिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस का क्वांटिटी।
वाई एक्सिस पर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का क्वांटिटी विच इज करंट। और अभी जस्ट तुमने ओम्स लॉ सीखा। ओम्स लॉ बताता है वोल्टेज अपॉन करंट V इज इक्वल टू IR से वोल्टेज बाय करंट को हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। इट मींस कि इस ग्राफ का जो भी स्लोप है वो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। देखो V बाई आई को ही रेजिस्टेंस कहते हैं ना, V बाई आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, ये हमने स्लोप के फॉर्मूले से जाना। और भी कुछ चीजें हैं जो कि तुम इस ग्राफ से नोटिस कर सकते हो। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इस ग्राफ का नेचर कैसा है तो तुम बता सकते हो कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और भी बातें तुम नोटिस कर सकते हो कि देखो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि तुम ग्राफ को देखकर नोटिस कर सकते हो। चलो अब हम इस ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो अभी जस्ट हमने देखा कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो आंसर इसका है सिंपल सा स्ट्रेट लाइन। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने का मतलब ये होता है कि जो भी क्वांटिटीज वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो उस तरह के ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप जानते हो V प्रोपोर्शनल I होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसलिए हमें यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, तो अभी जस्ट हमने फाइंड किया था, इस ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है, सो इट गिव्स अस रेजिस्टेंस। VI ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा। थर्ड क्वेश्चन, what happens to the graph of Ohm's law if the resistance of the resistor is increased। अच्छा ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि अगर इस ग्राफ में, ओम्स लॉ के ग्राफ में, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करें, अपवर्ड एरो से मैं इंक्रीज को दिखा रहा हूं, ठीक है, अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीज। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करें तो ग्राफ में क्या चेंज होगा, तो हम जानते हैं इस ग्राफ का स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप या फिर स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। समझ जाओगे ना, m स्लोप है और r का मतलब है रेजिस्टेंस। तो जब तुमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो ग्राफ का स्लोप बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। सो इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ द ग्राफ विल ऑल्सो इंक्रीज। इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम स्टेटमेंट में लिखना। इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, the slope of the graph will also increase because the resistance is equal to slope। रेजिस्टेंस और स्लोप दोनों सेम ही चीजें हैं यहां पर, तो आप किसी एक को इंक्रीज करो तो ऑब्वियसली दूसरा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, देख लेते हैं। तो यस, इट पासेस फ्रॉम द ओरिजिन। ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, तो यस इट पासेस फ्रॉम द ओरिजिन। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द टू कर्व्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज से अवेयर कर देता हूं। देखो यहां पर जो भी आंसर्स हमने किए, स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ये वैलिड है क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, यस होता है, बट कर्व भी होता है। किस कंडीशन में कर्व होगा, जब नॉन ओमिक कंडक्टर्स होंगे हमारे सामने। ठीक है, क्या ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन तुम यहाँ पर देख रहे हो वो क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग चीजें सही हैं, बट ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। ओम्स लॉ का ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन से ही पास करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी तुम याद रखना साथ ही साथ कि जो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग सही है, आगे चलकर इन चीजों में अपडेट भी होगा। तो केवल इसे ही रट कर एकदम रिजिड मत हो जाना कि बस ये मैंने पढ़ लिया क्लास 10th में तो बस यही सही है। साइंस है, चीजें और आगे बढ़ेंगी, तुम्हें और इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि इस ग्राफ का नेचर कर्व भी होता है जब नॉन-ओमिक कंडक्टर्स हो। ये ग्राफ जरूरी नहीं है कि हर बार ओरिजिन से पास करे। तो तुम ये आंसर्स बिल्कुल लिख सकते हो, क्लास 10th में ये आंसर्स बिल्कुल वैलिड है, कोई तुम्हें गलत नहीं कहेगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉट ऑलवेज, इट पासेस फ्रॉम द ओरिजिन बट नॉट ऑलवेज, इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, चलो तो ये इंफॉर्मेशन मुझे तुम्हें देना था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द टू कर्व्स ए और बी। तो इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ पर मैं एक और कर्व को ड्रॉ कर देता हूं। यह है कर्व ए, यह है कर्व बी। हमसे पूछा गया है इनमें से किसका रेजिस्टेंस हाई होगा। ओके, तो अब इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझना।
हमसे पूछा गया है, अच्छा इतना ही नहीं, ए बी सी डी कई लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो उससे दिक्कत नहीं है, आप 2 के लिए समझ लो, 3 4 तो आप खुद से भी कर लोगे। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यहां पर ये होता है कि स्लोप को हम इस तरीके से तो फाइंड करते ही हैं, ठीक है, ये तो स्लोप का डेफिनेशन है ही। स्लोप को एक और टर्म्स में हम समझ सकते हैं, अगर एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज ये जिस डायरेक्शन में घड़ी के सुइयां चलती हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से। एक्स एक्सिस से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले और ग्राफ तक पहुंचे, ठीक है, ये है कर्व ए, कर्व ए तक पहुंचे, तो ये जो एंगल बना यहां पर, इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से इट इज θ1, इसे हम θ1 एंगल नाम दे देते हैं, ठीक है, ओके। ठीक ऐसा ही हम करते हैं कर्व बी के लिए भी, इसे मैं ब्लू से लिखता हूं, ये रहा, इसे हम कह देते हैं θ2। याद रखना यहां से लेकर एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर हम पहुंचे कर्व बी तक। अब हमारे सामने यहां पर 2 एंगल्स हैं, θ1 एंड θ2। तुम्हारा एक सिंपल सा काम है, तुम मुझे ये बताओ कि θ1 और θ2 में कौन सा एंगल ज्यादा है, 1 और 2। चलो चलो जल्दी बताओ, 1 और 2 में कौन सा एंगल ज्यादा है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि θ2 एंगल यहां पर ज्यादा है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना भाई, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर कर्व ए या कर्व बी किसी भी लाइन को लेकर आओ और इस करंट एक्सिस के एकदम कॉन्साइड करवा दो इससे, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 70 करते करते वी पर आ जाओगे तो 90 डिग्री बनेगा। ऑब्वियसली ये जो एंगल है कर्व ए के लिए ये एंगल कम होगा, कर्व बी के लिए जो एंगल बनेगा θ2 वो ज्यादा होगा। क्या भाई, इतनी सिंपल सी बात सभी को पता है, क्लास 10th के लेवल पर इतनी छोटी सी बात तो आप सभी को पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर θ2 ज्यादा θ1 ज्यादा तो कम, तो इससे हमारा ये फायदा है कि जब θ2 ज्यादा है तो यहां पर स्लोप ऑफ 2, या फिर 2 नहीं लिखते हम, ए बी लिखते हैं ना, 1 किसके लिए हमने लिखा था, 1 लिखा था ए के लिए, इसे ए से रिप्लेस करते हैं, थीटा ए दिस इज थीटा बी, कंफ्यूजन ना हो इस कारण से, सो दिस इज थीटा ए एंड दिस इज थीटा बी। तो थीटा बी ज्यादा है और थीटा ए कम है, वो तो आप जानते ही हो। तो थीटा बी अगर ज्यादा है तो स्लोप भी यहां पर थीटा बी का ही ज्यादा होगा, सॉरी स्लोप भी बी का ही ज्यादा होगा और ए का स्लोप कम होगा। जितना ज्यादा होगा ये एंगल उतना ज्यादा होगा स्लोप। तो आप कंपेयर करो ए और बी में, आप जानते हो कि बी एंगल ज्यादा है तो बी का स्लोप भी ज्यादा, एंगल ए कम है तो ए का स्लोप भी कम। और हम ये भी जानते हैं कि इस ग्राफ के अंदर, इस पर्टिकुलर वीआई ग्राफ के अंदर स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू रेजिस्टेंस, एम का मतलब है स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो सिंपली हम यहां पर ये भी कह सकते हैं, दिस सिंप्लीफाइज दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। देखो थीटा बी ज्यादा तो इसलिए स्लोप ऑफ बी ज्यादा, स्लोप ऑफ बी ज्यादा तो इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ बी भी ज्यादा। तो सिंपल सा कंक्लूजन यहां पर ये है कि इस ग्राफ के अंदर सॉरी इस ग्राफ के अंदर जिस भी कर्व का स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा कैसे होगा ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो आपको देख लेना है एंगल किसका ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में बी का एंगल ज्यादा था तो बी का स्लोप भी ज्यादा हुआ, और बी का स्लोप ज्यादा हुआ तो इसलिए बी का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। सपोज कि यहां पर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता, अगर लेट्स से दिस इज सी, कर्व सी, तो अब आप जानते हो कि सी का जो एंगल होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, और सी का एंगल ज्यादा तो सी का स्लोप भी ज्यादा, और सी का स्लोप ज्यादा तो सी का रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से इस वीआई ग्राफ में हम किसी भी कर्व्स के स्लोप को कंपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही काम का इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, और प्रीवियस ईयर्स के अंदर सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से है ग्राफ पर बेस्ड, वो यही है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा यहां पर एक बात मुझे ऐड करना है, यहां पर मैंने तुम्हें वही बातें बताई जो कि तुम्हारे काम लायक थी, कि किस तरीके से हम थीटा को कंपेयर करेंगे और थीटा से कंपेयर करके स्लोप को कंपेयर करेंगे और स्लोप से हम रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। एक्चुअल में यहां पर कुछ और भी चीजें होंगी कि हम डायरेक्टली थीटा को कंपेयर नहीं करते हैं, थीटा का हम tan थीटा लेते हैं
और फिर tan थीटा ही स्लोप के इक्वल होता है, ये सारी बातें। बट जो क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन काम लायक थी, बस वही मैंने बताया, कुछ चीजें मैंने यहाँ पर छुपा ली, ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ओके, तो हम चलते हैं ओम्स लॉ के सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ को स्टडी करते हैं। सो ये है ओम्स लॉ के ग्राफ का सेकेंड टाइप। इस बार हमने क्या किया कि इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज को शो कर दिया, तो ये एक्स एक्सिस पर है वोल्टेज और वाई एक्सिस पर हमने दिखा दिया करंट को, जबकि इससे पहले हमने एक्स एक्सिस पर करंट को दिखाया था और वाई एक्सिस पर हमने वोल्टेज को दिखाया था, यानी कि हमने दोनों क्वांटिटीज को इस बार इंटरचेंज कर दिया। तो इस बार ये जो ग्राफ हमें मिला इसे हम कहेंगे आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ में आई वाई एक्सिस पर और वी एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों ही ग्राफ्स में। तो क्या ऐसा करने से कुछ चीजें चेंज हो गई ग्राफ में? तो यस, कुछ बातें चेंज हो गई, उसे हम क्वेश्चंस की हेल्प से देख लेते हैं। फिलहाल पहले हम इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप के लिए हम फिर उसी सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे, स्लोप यानी कि m इक्वल टू वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस क्वांटिटी। तो वाई एक्सिस पर इस बार हमने लिखा है करंट डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस क्वांटिटी, दैट इज वोल्टेज। और हम जानते हैं कि ओम्स लॉ की हेल्प से कि V बाई आई वोल्टेज बाई करंट हमें देता है रेजिस्टेंस, तो ये उसी का रेसिप्रोकल है, ये है I बाई V, तो ये हमें देगा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई R। तो इस बार स्लोप हमारा आया रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल। तो दोनों ही ग्राफ्स में डिफरेंस हमें यहीं से पता चल रहा है। VI ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है, जबकि IV ग्राफ का स्लोप हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है, तो इस बात को आप यहीं से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ के नेचर में कोई चेंज नहीं आया, ग्राफ अभी भी स्ट्रेट लाइन ही है। तो अगेन दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, नो चेंज हियर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ IV ग्राफ रिप्रेजेंट। तो IV ग्राफ ये रहा और IV ग्राफ का स्लोप हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दे रहा है। सो द स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स अस द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जबकि स्लोप ऑफ VI ग्राफ, पहले जो ग्राफ था VI ग्राफ, उसका स्लोप हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू देता था, और जबकि IV ग्राफ का स्लोप हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दे रहा है, तो ये चेंज है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the graph of Ohm's law if the resistance of the resistor is increased। तो क्वेश्चन तो सेम है कि अगर हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, अपवर्ड एरो मतलब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो इस बार ग्राफ में क्या चेंज आएगा। तो यहां हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस और स्लोप में इनवर्स का रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहां आप देख सकते हो कि स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो इस केस में जो ग्राफ का स्लोप होगा, इन दिस केस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल डिक्रीज। तो इसे आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन दिस ग्राफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल डिक्रीज, बिकॉज यहां पर स्लोप और रेजिस्टेंस के बीच इनवर्स का रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर भी चेंज है, पीछे जो आंसर था वो सेम था, जब हम स्लोप को इंक्रीज करते थे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था, या रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते थे तो स्लोप इंक्रीज होता था। इस बार चीजें ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ पास थ्रू ओरिजिन। तो यस, इस केस में भी जो ग्राफ है वो ओरिजिन से तो पास होता हुआ दिख रहा है, तो ये आंसर सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू कर्व्स ए और बी हैज हायर रेजिस्टेंस। तो हम दो कर्व्स दिखा देते हैं यहाँ पर, कर्व ए और ये है कर्व बी। हमसे पूछा गया है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस बार ध्यान रखिए कि यह है आईवी ग्राफ। अब यहां पर भी रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए हम दोबारा से वही सेम काम करेंगे, हम एक्स एक्सिस से एंगल ड्रॉ करेंगे कर्व ए और कर्व बी पर। तो पहले हमने एक्स एक्सिस से कर्व ए तक एंगल ड्रॉ किया, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा ए, ठीक है। अब हम कर्व बी तक एंगल ड्रॉ करते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं थीटा बी। और हम जानते हैं कि थीटा ए एंड थीटा बी में थीटा बी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये बाद में आने वाला एंगल है। जो एंगल बाद में आएगा ऑब्वियसली उसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो थीटा बी का वैल्यू यहां पर ज्यादा है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जो भी थीटा ज्यादा होगा उस कर्व का ही स्लोप भी ज्यादा होगा, यानी कि अगर मैं लिखूं तो स्लोप ऑफ बी, जिसे हम एम लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप ऑफ बी ज्यादा होगा स्लोप ऑफ ए से। ऐसा क्यों हुआ? यही काम हमने पहले भी किया था, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा। अब इसके पीछे का कंसेप्ट हमें समझने की जरूरत नहीं है, ये बस ऊपर ऊपर आप समझो कि जहां पर एंगल ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि बी का एंगल ज्यादा तो बी का स्लोप भी ज्यादा।
अब जिसका स्लोप ज्यादा, क्या उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा? ऐसा होता था, बट ऐसा वीआई ग्राफ के अंदर होता था, और अब तो हम आईवी ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो यहां पर चीजें डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इस बार स्लोप और रेजिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस इस बार कम होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हमने ग्राफ के स्लोप से देखा कि स्लोप और रेजिस्टेंस इस बार इनवर्सली रिलेटेड है। अगर स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो जहां पर स्लोप ज्यादा, बी का स्लोप ज्यादा, तो बी का रेजिस्टेंस कम, ए का स्लोप कम है तो ए का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां से हमें पता चला कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इस बार ज्यादा है रेजिस्टेंस ऑफ बी से। इनवर्स रिलेशन होगा इस बार, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा ड्यू टू दिस रिलेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई इस ग्राफ की। हमने ओम्स लॉ के ग्राफ को भी समझ लिया, हमने सारी चीजें समझ ली अबाउट ओम्स लॉ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा ही। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और ओम्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 30 वोल्ट बैटरी, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 30 वोल्ट्स एंड अ रेजिस्टर ऑफ 20 ओम्स। सर ये क्या, रेजिस्टर तो हमने पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू गिवन है 20 ओम्स। अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स। अगर तुमने नहीं सीखा तो बस इतना जान लो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, और हमसे आई की वैल्यू पूछी गई है, आई इज इक्वल टू वॉट। तो वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ, विराट कोहली, V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से हमें आई फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू है 30 और आर हमें गिवन है 20, इसे डिवाइड कर लेना है, यहां से करंट आ गया 1.5 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन अ आईवी ग्राफ, देखो गिवन है आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ देखते ही समझ जाना है कि कौन सा ग्राफ है ये। अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हैज अ स्लोप ऑफ 0.2, यानी कि हमें ग्राफ में स्लोप की वैल्यू गिवन है m इज इक्वल टू 0.2 हमें गिवन है। पूछा गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ओके, तो पहले तो आप यही से नोटिस कर लो कि ये आईवी ग्राफ है। आईवी ग्राफ क्या होता है? आईवी ग्राफ के अंदर हम y एक्सिस पर I को रखते हैं और x एक्सिस पर हम रखते हैं v को, और इस ग्राफ का जो स्लोप हमने फाइंड किया था m इज इक्वल टू y एक्सिस I, अच्छे से लिख देता हूं, y एक्सिस I डिवाइडेड बाय x एक्सिस क्वांटिटी v, I बाई v हमें 1 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। ठीक है, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज स्लोप, m इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और m की वैल्यू हमें पता है 0.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। यहां से हम r सिंप्लीफाइंड कर लेंगे, यहां लिख देता हूं r इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, इसे आप सॉल्व कर लोगे, ये चल जाएगा, डेसिमल हटा दो ऊपर, यहां से r की वैल्यू आ गई 5 ओम्स। ठीक है, दिस इज 5 ओम्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। बट अगर इस क्वेश्चन में ये आईवी ग्राफ न देकर वीआई ग्राफ दे देता और हमें स्लोप 0.2 गिवन होता, तो यही स्लोप रेजिस्टेंस के भी इक्वल हो जाता, तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 0.2 ओम्स हो जाती। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। फिलहाल यहां पर हमारा आंसर है 5 ओम्स। रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ वीआई ग्राफ, यहां पर हमें वीआई ग्राफ गिवन है, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन हैज अ स्लोप ऑफ 3। तो इस वीआई ग्राफ में स्लोप की वैल्यू है 3, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 3 होगी। क्यों? आप याद करो वीआई ग्राफ को, वाई एक्सिस पर हम ड्रॉ करेंगे V और एक्स एक्सिस पर हम ड्रॉ करेंगे I, यानी कि करंट, और यहां पर अगर हम स्लोप फाइंड करें तो स्लोप इज इक्वल टू होता है y एक्सिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस क्वांटिटी, तो V डिवाइडेड बाय I, और हम जानते हैं ओम्स लॉ से कि V अपॉन I को हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। तो यहां पर स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आ गया, तो जो इस ग्राफ का स्लोप है वही यहां पर रेजिस्टेंस भी होगा। तो इस केस में हमारा आंसर हो गया 3 ओम्स। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो
कि VI ग्राफ के केस में जो भी रेजिस्टेंस होगा वही स्लोप के भी इक्वल होगा, या फिर जो स्लोप होगा वही रेजिस्टेंस के भी इक्वल होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ IV ग्राफ for a resistor the current at 20 volts is 4 ampere. Okay, if the voltage is increased to 40 volts, तो यहां पर दो केसेस बन रहे हैं, हम दोनों केसेस को सेपरेट कर लेते हैं। केस 1, हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज गिवन है V1 20 वोल्ट्स एंड करंट हमें गिवन था I1, हम नाम दे देते हैं करंट को, करंट हमें गिवन है 4 एम्पियर्स। ओके, सेकेंड केस हम देखते हैं, इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 40 वोल्ट्स, तो इस बार केस 2 में वोल्टेज को इंक्रीज करके वोल्टेज को बना दिया गया है 40 वोल्ट्स, तो हम इसे V2 का नाम दे देंगे। व्हाट विल बी द करंट, तो करंट हमसे पूछा गया है, इसे हम I2 का नाम दे देते हैं। I2 हमें फाइंड करना है। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 40 वोल्ट्स, करंट एज्यूमिंग द रेजिस्टर फॉलोज ओम्स लॉ। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो रेजिस्टर है जिसके लिए हम करंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करता है। तो यहां से हम इजीली अपना कैलकुलेशन कर पाएंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के केस में V और I का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो यहां पर हम V और I का रेशियो निकाल लेते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, चलो यहां पर V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करें तो 20/4 विच इज इक्वल टू 5। अच्छा, V अपॉन I ये क्या देगा, ये रेजिस्टेंस ही तो देगा, तो यही इक्वल टू रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर आ गई 5 ओम्स। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट रेशियो ऑफ V बाई I इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इस रेशियो को जब हमने फाइंड किया तो V बाई I का रेशियो हम जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखोगे कि दिस इज कांस्टेंट बिकॉज दिस रेजिस्टर इज फॉलोइंग ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता तो हो सकता है कि ये चेंज करता वैल्यू, बट चूंकि यहां पर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है इसलिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगा। इस साइड भी अगर हम V और I की रेशियो ले लें तो V2 अपॉन I2 ये हमेशा, ये अभी भी एक कांस्टेंट आएगा और ये इसी कांस्टेंट की इक्वल होगा, तो इट इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू है 5। ये आपने समझा मैंने कैसे किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो रेशियो ऑफ V अपॉन I इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता थी तो इसलिए मैंने कांस्टेंट की जगह पर लिख दिया 5। अब हमें इस कंडीशन में V2 तो हमें पता है, वी नो V2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट्स, और हमें I2 कैलकुलेट करना है। कांस्टेंट हमें पता है, यहां से अगर I2 आप कैलकुलेट करो तो I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 8 एम्पियर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, I2 इज इक्वल टू 8 एम्पियर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन अ सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस इट्स एंड्स आर शोन इन द फिगर बाय मिली एम्मीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें सिंपली ये बता रहा है कि एक रेजिस्टर है जिसे किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया गया है, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी करंट की वैल्यू है और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो हमें मिली एम्मीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग्स की हेल्प से शोन है फिगर के अंदर। ठीक है, तो एम्मीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है ये आप पहले से भी जानते हो। एम्मीटर हमें किसी भी सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू देगा, और वोल्ट मीटर हमें सर्किट के अक्रॉस या किसी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू देगा। तो दोनों ही वैल्यूज हमें डायरेक्टली गिवन ना होकर वो हमें यहां पर शोन है फिगर की हेल्प से। ओके, और आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द लीस्ट काउंट्स, हमसे लीस्ट काउंट पूछा गया है ऑफ दीज मीटर्स, दोनों ही मीटर्स का लीस्ट काउंट हमसे पूछा गया है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, तो इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो हम फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से। यहां पर शायद आपको लीस्ट काउंट एक नया टर्म लग रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लीस्ट काउंट शायद ना पता हो। तो सीबीएसई बोर्ड ने इस एक क्वेश्चन से आपके ओम्स लॉ के नॉलेज को भी टेस्ट कर लिया, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को भी टेस्ट कर लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है इसे आप पहले समझो। लीस्ट काउंट का मतलब होता है
किसी भी डिवाइस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किए जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इस 15 सेंटीमीटर वाले स्केल को आप सभी ने यूज किया होगा। इस स्केल का अगर मैं पूछूं कि लीस्ट काउंट क्या होगा, यानी कि इस स्केल से आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मेजर कर सकते हो, तो आंसर होगा इस स्केल से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि मेजर कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर। आप 1 मिलीमीटर से छोटा इस स्केल पर कुछ भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इस स्केल का लीस्ट काउंट कहलाएगा। जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी डिवाइस द्वारा मेजर करोगे, वही उस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट कहलाएगा 1 मिलीमीटर। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं, चलिए इसे फॉर्मूले से समझते हैं। तो फॉर्मूला हमें ये बता रहा है लीस्ट काउंट का, डिफरेंस बिटवीन टू मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। अब इसका मतलब तो आप ऐसे नहीं समझोगे, तो इसे हम पहले डायग्राम से समझते हैं। तो पहले मैं इस स्केल को यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारा स्केल। पहले यहां पर 0 सेंटीमीटर होता है और उसके बाद यहां पर 10 डिविजन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जहां पर 10 आता है वही होता है 1 सेंटीमीटर। फिर यही सेम सिलसिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जहां 10 आ जाएगा वो 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ऐसे ही करते करते हम 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लास्टली हम पहुंच जाएंगे 15 सेंटीमीटर तक। तो ये हमारा एक 15 सेंटीमीटर वाला स्केल हो गया, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से मैंने इसे शो करने की कोशिश की। अब इस स्केल पर अगर हम इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम यहां लिखेंगे लीस्ट काउंट इक्वल टू, हमें इस स्केल पर किसी भी दो मेन पॉइंट्स को मार्क कर लेने हैं। यहां देखो आप, फॉर्मूले में मैंने लिखा है टू मेन स्केल रीडिंग्स। तो मेन स्केल पर, यानी कि जो आपका स्केल है, इस पर आप किसी भी दो मेन पॉइंट्स का रीडिंग ले लो। तो यहां पर मैंने मार्क कर दिया 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा दिया और 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा दिया। तो हमने इन दो पॉइंट्स को मेन पॉइंट्स कंसिडर कर लिया। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस करने के लिए आप बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी करोगे। तो 2 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर हमें लिखना होगा, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना था। और दो पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, 2 और 1 सेंटीमीटर। आप चाहो तो 4 और 5 कर सकते हो, 6 और 7 कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने सिंप्लिसिटी के लिए 2 और 1 मार्क कर लिया। आप कुछ भी कर सकते हो, आंसर हर बार सेम ही आएगा। ओके, अब हमें डिनोमिनेटर में लिखना है नंबर ऑफ डिविजन्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमें काउंट करने हैं कि कितने डिविजन्स हैं। तो कैसे डिवीजन काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट वाला लाइन ये 10 कहलाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमें टोटल 10 डिविजन्स देखने को मिले। तो यहां ऊपर लिखता हूं मैं, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम। 2 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 विच इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि इस स्केल का लीस्ट काउंट आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने ऊपर लिखा है, तो 0.1 सेंटीमीटर इस स्केल का लीस्ट काउंट आ गया। और हम जानते हैं 0.1 सेंटीमीटर आप कहो या 1 मिलीमीटर कहो, दोनों सेम चीजें हैं, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। स्केल की केस में मैंने आपको बताया, स्केल के केस में हमारा लीस्ट काउंट आया 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। अब इसी सेम नॉलेज को हम यहां पर यूज करेंगे। इसे मैं इरेज कर देता हूं। पहले हम इस मिली एम मीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे लीस्ट काउंट इक्वल्स टू, हमें दो पॉइंट्स मार्क करने होंगे, तो हम इन दो पॉइंट्स को ले सकते हैं। आप चाहो तो 200 300 ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं 100 एंड 200 ले लेता हूं अपने पॉइंट्स को, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला में लिखना होगा 200, और यूनिट क्या लगाएंगे हम, मिली एम मीटर। 200 माइनस 100 मिली एम मीटर डिवाइडेड बाई, हमें नंबर ऑफ डिविजन्स चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच, 100 और 200 के बीच नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करने हैं। तो करते हैं हम काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहां पर भी हमें 10 डिविजन्स देखने को मिला। सर क्या हर बार 10 डिविजन्स आता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हर इंस्ट्रूमेंट में आपको काउंट करना होगा।
तो यहाँ पर भी हमें लकीली 10 डिविजन्स ही मिल गए, जो कि आसान है हमारे लिए डिवाइड करना। तो 200 माइनस 100 इज अगेन 100 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 10 विच विल गिव अस 10 मिली एम्पियर। तो ये हमारे मिली एम मीटर का लीस्ट काउंट हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर, जो कि यहां पर मैंने आंसर भी लिख रखा है। तो ये इस मिली एम मीटर का लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं वोल्ट मीटर के लीस्ट काउंट को फाइंड करेंगे। तो वोल्ट मीटर के लिए अगेन हम सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू, हमें किन्हीं दो पॉइंट्स को मार्क करने, आप कुछ भी पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन हाँ हमेशा पॉइंट्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ये नहीं कि 1 ले लिया यहां से और फिर 3 ले लिया वहां से। कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, अगर आपने 1 और 3 ले लिया तो टोटल डिविजन्स काउंट करने होंगे इनके बीच का। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप कंसेक्यूटिव वाले पॉइंट्स लो ताकि ज्यादा काउंटिंग ना करना पड़े। तो 1 and 2 मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। 2 वोल्ट्स माइनस 1 वोल्ट, 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, यूनिट है वोल्ट, और डिविजन्स कितने हैं लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा से यहां पर 10 डिविजन्स आ गए, लेकिन याद रखिएगा हर बार 10 आए ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, ये बचा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। तो इस वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट आया वो आया 0.1 वोल्ट, जो कि मैंने यहां पर आंसर लिख रखा है 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो हमने दोनों ही डिवाइसेस के लीस्ट काउंट को फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो मैं इन चीजों को मिटाता हूं, फिर हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सो यहां पर हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एम मीटर क्या रीडिंग शो कर रहा है और वोल्ट मीटर क्या रीडिंग शो कर रहा है। तो चलिए रीडिंग को काउंट करते हैं। तो यहां पर ये रीडिंग है 200 और हमारा जो पॉइंटर है वो 200 के बाद है। तो 200 के बाद कितने पॉइंट्स के बाद है हम चेक कर लेते हैं। 200 के बाद अगर आप काउंट करना चाहो तो ये वाला पॉइंट होगा 210, बिकॉज हम डिविजन्स जानते हैं, एक जो यूनिट होगा यहाँ पर 1 यूनिट वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 10 मिली एम्पियर को। तो 200 के बाद अगर आप काउंट करोगे तो 210, 220, 230, 240 ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 250 मिली एम्पियर्स को। तो हमने एम मीटर के रीडिंग को फाइंड कर दिया विच इज इक्वल टू 250 मिली एम्पियर्स। हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू अभी हमें नहीं पता तो V को एज इट इज छोड़ देंगे और I की वैल्यू हम लिख लेंगे वहां से 250 मिली एम्पियर्स। ओके, अब हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर वोल्टेज है 2 वोल्ट्स, 2 वोल्ट्स के बाद हम काउंट करते हैं तो 2 के बाद हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट होगा वो 2.1 होगा, बिकॉज इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.1, तो कोई भी यूनिट यहां पर 0.1 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो 2 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो 2 के बाद 0.4 का मतलब है 2 प्लस 0.4 विच इज इक्वल टू 2.4। यहां पर जो वोल्टेज होगी वो 2.4 वोल्ट होगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज 2 के बाद जब आप काउंट करोगे तो ये है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 वोल्ट्स। तो वोल्टेज भी हमने फाइंड कर लिया 2.4 वोल्ट्स। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि हमें इस कैलकुलेशन को सही करने के लिए मिली एम्पियर को चेंज करना होगा एम्पियर्स में। तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 2.4 वोल्ट्स, 2.4 वोल्ट्स, और इसे जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.25 एम्पियर्स। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमें आंसर दे देगा 9.6 ओम्स। ठीक है, इसे आप चेक कर लेना सॉल्व करके, 9.6 ओम्स यहां पर आंसर आएगा। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अभी तक इस लेक्चर के न्यूमेरिकल्स को देखकर या इसके प्रीवियस लेक्चर के न्यूमेरिकल्स को देखकर शायद आपको ऐसा लग सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी हैं, बट आप ऐसा कुछ भी एज्यूम मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए जिन क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको उस टॉपिक को रिवाइज करवा सकूं। तो पहले आप अपने एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, देन अगर आपके पास कोई अदर साइड बुक है तो आप उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना। उसके बाद आप डिसाइड करना कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके लिए इजी हैं या फिर वो आपके लिए चैलेंजिंग है।
एंड यस, इन टॉपिक्स पर बेस्ड या फिर पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर बेस्ड अलग से मैं न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड लेक्चर्स बाद में ले ही आऊंगा।